अपने कमरे में उसे सामान रखे बमुश्किल 15 मिनट ही गुजरे होंगे जब अचानक लाइट ऑफ हो गई। नुमान ने कुछ देर इंतजार के बाद फोन पर काउंटर से राब्ता किया तो उसे बताया गया कि जबलपुर में बिजली आती जाती रहती है और होटल कैलाश के मुतबादिल इंतजामात भी अब इस बार बार की लोड शेडिंग से खासे मुतासिर हो चुके हैं, इसलिए वो फिल वक्त सिर्फ इमरजेंसी लाइट के और कोई खिदमत बहाम नहीं पहुंचा सकते। लोड शेडिंग मध्य प्रदेश का बड़ा पुराना मसला था। नुमान को बिजली की कुछ इतनी खास जरूरत भी नहीं थी, वो तो सिर्फ टीवी नशरियात और खुसूसन खबरों के जरिए हालात से बाखबर रहना चाहता था। इन दिनों में उसकी दाढ़ी और सर के बाल ऐसी शक्ल इख्तियार कर चुके थे कि अब आसानी से उसकी शनाख्त मुमकिन नहीं रही थी। लेकिन इस मरहले पर इंडियन इंटेलिजेंस के अपने मुतल्लिक अज़ाइम की भनक उसे अगर कहीं से मिल सकती थी तो वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया ही था, जिस तक वो बहरहाल अपनी रसाई मुमकिन बनाए रखना चाहता था। नुमान ने बोरियत से बचने के लिए कमरे को ताला लगाया और होटल के बाहर आ गया। शाम ढल रही थी। उसने जबलपुर में चहलकदमी का इरादा किया, लेकिन खुद ही फिर उस सोच को बदल दिया और अपने होटल के नजदीक ही एक लंबा चक्कर काट कर करीबन आधे घंटे के बाद वापस आ गया। लाइट आ चुकी थी और होटल की रौनक भी काफी बढ़ गई थी। अपने कमरे में जाने की बजाय वो नीचे हॉल ही में बैठ गया, जहां मौजूद सीटें अब भरने लगी थीं क्योंकि कैबरे शुरू हो गया था। नींद रहने लड़कियां सामने स्टेज पर बड़े बेहुदा अंदाज में नाच रही थीं और हॉल में मौजूद तमाशाई अपने सामने धरी घटिया शराब के पैग उंडेलते उन पर नोट फेंक रहे थे। कभी कभी कोई नाचने वाली स्टेज से उतरकर हाजरीन के नजदीक आती, किसी के सामने खड़े होकर जिस्म के मुख्तलिफ खुतूत नुमाया करके उससे नोट वसूल करती और किसी की तरफ बोसा उछाल कर उसकी जेब खाली करवाती। एक डांसर जब अचानक नुमान की गोद में बैठी तो वो करीबन घबरा गया, क्योंकि उसने अपनी बाहें नुमान के गले का हार बना दी थीं और उसके गिर्दा गिर्द सीटों पर मौजूद लोग अब रश्क और हसद भरी नजरों से उसकी तरफ देखने लगे थे। नुमान ने जेब में हाथ डालकर 2-3 नोट निकालकर उसको थमाए, जिन्हें नाचने वाली ने चूमकर अपने गिरेबान में उड़स लिया और उसका बोसा लेकर तमाशाइयों की तालियों की गूंज में स्टेज की तरफ वापस भाग गई। नुमान के लिए इस नौयत की सूरत हाल वाकई परेशान कुन थी। कई लोगों की नजरों का वो मरकज बन चुका था। गो के इस तरह की हरकतें यहाँ का मामूल थीं और यहाँ बैठे हुए ज्यादातर तमाशाइयों को उन नाचने वालियों की तरफ से इसी नौयत के किसी न किसी तजुर्बे से गुजरना पड़ता था। जिस किसी के साथ कोई नाचने वाली ऐसी हरकत करती वो खुद को राजा इंदर महसूस करने लगता और खामखा उसकी गर्दन फूल जाती। लेकिन नुमान के लिए ये तजुर्बा बड़ा हौलनाक था। उसे इल्म नहीं था कि यहाँ कैबरे हो रहा है, वरना वो शायद हॉल में आता ही ना। अब फौरन यहाँ से जाना मुमकिन भी नहीं था, जबकि अभी तक उसकी तरफ से बियर या शराब का कोई ऑर्डर भी नहीं दिया गया था। उसने सॉफ्ट ड्रिंक्स ही मंगवाए थे। अपने सामने धरे ग्लास से कंपा कोला का आखिरी घूंट हलक में उंडेल कर उसने खुद को कदरे नॉर्मल किया और थोड़ी देर पहले होने वाले हादसे के असरात को दिलो दिमाग से महव करने लगा। 15-20 मिनट बाद वो उठकर काउंटर से अपने कमरे की चाबी वसूल करके कमरे में पहुंच गया। टीवी का स्विच ऑन करने के बाद उसने फोन पर ही खाने का ऑर्डर दिया। अपने कमरे में उसने विष्णु डिनर किया और पलंग से टेक लगा ली। टीवी पर उसके सामने दर्जनों चैनल चल रहे थे, लेकिन एक से बढ़कर एक बेहुदा और बोर था। बेशतर नाचने गाने वालियों ने उधम मचा रखा था। 3-4 न्यूज चैनल से एक एक खबर को दर्जनों मर्तबा मुख्तलिफ अंदाज से दोहराया जा रहा था। कुछ चैनल्स पर ड्रामे, फिल्में और मबाहिस चल रहे थे और 2-3 मजहबी चैनल्स मुसलसल देवी देवताओं के दर्शन करवा रहे थे। नुमान के लिए फिल वक्त गुजारी का और कोई बहाना भी बाकी नहीं रहा था। वेटर खाने के खाली बर्तन उठाकर जा चुका था। नुमान ने उसकी रवानगी के बाद अपने कमरे के दरवाजे पर डू नॉट डिस्टर्ब का स्टिकर लगा दिया और अब अपने बिस्तर पर गिरा मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी कर रहा था। उसके लिए बाइसे इत्मीनान बात सिर्फ ये थी कि वो अपने साथियों को अपनी खैरियत से मुत्तला कर चुका है। रात होटल कैलाश पर अपने पर फैला रही थी जब उसे ऊंघ आने लगी। टीवी ऑफ करके उसने दरवाजे का अंदरूनी लॉक चेक किया और लंबी तान कर सो गया। रात एक पहर बीत गई थी जब अचानक ही उसकी आंख खुल गई। ऐसा कभी कभी होता था। माजी में भी कोई नादीदा ताकत या फिर उसकी इंतहाई हसास छठी हिस्स उसे ऐन उन लम्हात में जब खतरा बिल्कुल उसके नजदीक पहुंच चुका होता उसे झंझोड़ कर बेदार कर दिया करती। नुमान ने बिस्तर पर लेटे लेटे कमरे का जायजा लिया। अभी तक कमरे की लाइट रोशन थी, जबकि वो बत्ती बंद करके सोया करता था। रात का 1 बज रहा था। उसने अंगड़ाई लेकर खुद को कदरे चुस्त किया और लाइट ऑफ करके खिड़की के नजदीक आ गया। मौसम में खुनकी थी, लेकिन न जाने क्यों उसे घुटन का एहसास हो रहा था। बिल्कुल गैर इरादी तौर पर उसने खिड़की का एक पट खोल दिया। उसके कमरे की खिड़की से होटल के सामने वाली सड़क का मंजर बड़ा वाज़ेह दिखाई दे रहा था।
जहां 3-4 जीपों पर लगी लाइट्स घूम रही थीं। वो चौंका, ओह मेरे खुदाया, दाल में जरूर कुछ काला था। छठी हिस्स ने झंझोड़ा और दूसरे ही लम्हे उसे सूरत हाल की संगीनी का एहसास हो गया। पलक झपकते ही उसने सरहाने धरी जैकेट पहनी, कमरे की चाबी उठाई और बाहर आ गया। दरवाजे को उसने लॉक करने के बाद चाबी को एक खास अंदाज से घुमाकर बाहर खींचा और बिल्ली की तरह पंजों पर भागता कॉरिडोर के कोने तक पहुंच गया, जहां एक ट्रॉली पर कुछ चादरें और सफाई के लिए एप्रन रखे थे। सामने धरे वॉशमैन के नीले कपड़े देखकर उसकी आंखों में चमक पैदा हुई। नुमान ने सामने की लंबी जंजीर खोली और खुद को जैकेट समेत उन कपड़ों में छुपा लिया। अब वो लिफ्ट के बिल्कुल सामने वाले पिलर के नीचे इस तरह छुप कर खड़ा था कि लिफ्ट से बरामद होने या सीढ़ियों से ऊपर आने वालों की नजरों से पोशीदा रहे। उसे यहाँ खड़े बमुश्किल 2 मिनट गुजरे होंगे जब सीढ़ियों से पुलिस के कुछ जवान भागते हुए ऊपर आए और कॉरिडोर में भागते चले गए। उसके साथ ही लिफ्ट रुकी, जिससे धनपत सिंह और 2 मुसल्ला जवान बाहर निकले। तीनों ने हाथों में पिस्तौल पकड़ रखे थे। नुमान ने उन्हें भी भागकर पुलिस वालों के ताकुब में जाते देखा। लिफ्ट रुक गई थी। नुमान ने चंद सानिये के लिए कुछ सोचा और अपने पंजों पर चलकर लिफ्ट तक पहुंचा। दूसरे ही लम्हे वो लिफ्ट के अंदर था, जो अब ग्राउंड फ्लोर की तरफ जा रही थी। ग्राउंड फ्लोर पर रात के 1 बजे भी जिंदगी अपनी तमाम तर शिद्दतों के साथ बेदार थी। शायद शादी का हंगामा था और कुछ लोग शराब के नशे में करीबन मदहोश बैंड की धुनों पर नाच रहे थे। नुमान जैसे कपड़े पहने 2 वॉशमैन एक कोने में खड़े थे। उन्हें दूसरी तरफ मुतवज्जे पाकर वो इत्मीनान से बाहर आया और लिफ्ट के साथ वाले कॉरिडोर में घूम गया। यहाँ मुख्तलिफ कमरे बने हुए थे। एक कमरे के बाहर स्टाफ ओनली का साइन पढ़कर उसने बेधड़क दरवाजा खोला और अंदर जा घुसा। कमरा खाली था, सिर्फ एक लाइट जल रही थी। नुमान ने बड़ी फुर्ती से यहाँ वॉशमैन के कपड़ों से निजात हासिल की और कमरे के पीछे दरवाजे से बाहर निकल गया। ये दरवाजा एक स्टोर रूम के सामने खुलता था, जिस पर उस वक्त ताला पड़ा हुआ था। शायद ये दिन के औकात में काम करने वाला स्टोर रूम था। स्टोर रूम के सामने से गुजरकर अब वो होटल के बैक पार्ट में पहुंच चुका था, जहां एक टेनिस कोर्ट बना हुआ था। बैकयार्ड पर तारीकी छाई थी। नुमान ने जकंद भरी और उस बड़े दरख्त तक पहुंच गया, जिसके साथ सर्फ के दरख्तों की एक तवील कतार होटल की वॉल बाउंड्री तक चली गई थी। सर्फ के दरख्तों की उस कतार की आड़ लेकर वो भागता हुआ 4 दीवारी की करीबन 5 फुट ऊंची दीवार तक पहुंचा और दूसरे ही लम्हे वो दीवार फलांग कर दूसरी तरफ कूद गया। खैरियत गुजरी कि उसने लंबी छलांग नहीं लगाई थी, वरना दीवार से बमुश्किल 3-4 फुट दूर खाई में गिरता, जो लंबी घास की वजह से छुपकर बज़ाहिर नजरों से ओझल थी। और उस वक्त उसमें पानी भी मौजूद था। शायद ये खाई नुमा छोटा नाला सैलाबी पानी के लिए बनाया गया था। नुमान ने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए छलांग लगाकर खाई को उबूर किया और सड़क के किनारे तक पहुंच गया। सड़क कदरे सुनसान थी, इक्का दुक्का गाड़ियां आ जा रही थीं। उसने इत्मीनान से चलते हुए सड़क उबूर की और फिर वो सुबह तक चलता चला गया। वो कहाँ जा रहा था? शहर का हुदूद दरबा क्या है? रास्ते किधर को जा रहे हैं? नुमान को किसी बात की कुछ खबर नहीं थी। उसे सिर्फ एक बात का एहसास था कि उसकी समत तब्दील ना हो। इसके लिए उसे बार बार अपने बाजू से बंधी घड़ी के कुतुबनुमा से रहनुमाई लेनी पड़ती। उसे एक बात का इत्मीनान जरूर था कि अब तक उसने जितना भी सफर किया है वो शुमाल की समत में है, जो होटल कैलाश की मुखालिफ समत थी। सुबह के आसार नमूदार हो रहे थे। आबादी से हटकर सफर करते हुए कई छोटे छोटे मैदान और सड़कें उबूर करते नुमान के कानों ने गाड़ी की विसल की आवाज सुनी तो अंदाजा लगाया कि वो किसी रेलवे स्टेशन के नजदीक पहुंच चुका है। अब उसे सुबह काजिब की रोशनी में वो माल गाड़ी भी दिखाई दे रही थी, जिसके सुस्त रफ्तार डिब्बे अब करीबन रुक गए थे। शायद सामने का सिग्नल डाउन था और उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। नुमान ने चंद लम्हे के लिए अपनी जगह रुक कर कुछ सोचा, फिर सुबह काजिब की रोशनियों में आंखें फाड़ फाड़ कर काफी फासले पर खड़े इंजन पर नजर डाली, जिसके बाहर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। गाड़ी खासी लंबी थी और उसकी खुली और बंद बोगियां मुख्तलिफ नौयत के सामान से भरी थीं। नुमान ने एक मर्तबा फिर अतराफ का जायजा लिया और अब वो करीबन भागता हुआ ट्रेन की तरफ जा रहा था, जिसके इंजन ने जोरदार विसल देकर रेंगना शुरू कर दिया था। नुमान ने जल्द ही एक डिब्बे तक रसाई हासिल की और अब वो उसके पायदान का सहारा लेकर छत तक पहुंच गया था। बोगी की छत पर पहुंचकर वो चित लेट गया। थोड़ी देर तक इसी पोजीशन में लेटकर वो अपने आसाब नॉर्मल करता रहा। गाड़ी ने अब रफ्तार पकड़ना शुरू कर दी थी। रोशनी बढ़ने लगी थी और मनाजिर नुमायां हो रहे थे। वो अब उठकर चौकड़ी मारे डिब्बे की छत पर बैठा था। अचानक ही ट्रेन की रफ्तार कम होने लगी। नुमान मुंह के बल लेट गया। शायद कोई स्टेशन आ रहा था। उसने कोहनियों के बल लेटे लेटे डिब्बे की छत के ऊपर से झांका। स्टेशन के आसार नुमायां हो रहे थे।
ट्रेन का ट्रैक तब्दील हो रहा था, जिसका एहसास छत पर लेटे नुमान को होने लगा। प्लेटफॉर्म नजदीक आ रहे थे और दूसरे ही लम्हे उसका दिल धक से रह गया। सामने एक बड़े बोर्ड पर जबलपुर के अल्फाज उसका मुंह चिढ़ा रहे थे। दूसरे ही लम्हे वो छत से चिपक गया। किस्मत उसे दोबारा घेर कर जबलपुर ही ले आई थी। हैरत अंगेज तौर पर खौफजदा होने की बजाय वो दिल ही दिल में इस सितम ज़रीफ़ी हालात पर मुस्कुराने लगा। उसकी तरबियत ने उसे इन मुश्किल और आसाब शिकन लम्हात में घबराने और खौफजदा होकर कोई गलत हरकत करने की बजाय मुस्कुराते हुए हिम्मत, हौसले और अक्ल से हालात से निपटना सिखाया था। और इसी तरबियत के बलबूते पर उसने जिंदगी के बड़े बड़े खतरनाक हादसात को छूकर भी खुद को सलामत रखा था। गाड़ी की रफ्तार कम जरूर हो गई थी, लेकिन अभी तक उसके रुकने के आसार दिखाई नहीं दे रहे थे। नुमान ने सोचा अगर इस ट्रेन को यहाँ रुकना होता तो प्लेटफॉर्म के इतना नजदीक आने पर जरूर रुक जाती, क्योंकि ये कोई मुसाफिर ट्रेन नहीं थी। फिर वो दिल ही दिल में अपनी बेवकूफ़ी पर मुस्कुरा दिया। ट्रेन का ट्रैक तब्दील होने की वजह से उसकी रफ्तार कम हो गई थी और फिर स्टेशन की हुदूद में होने की वजह से इंजन ड्राइवर ने रफ्तार कुछ ज़्यादा ही कम कर ली थी। अब अपने ट्रैक पर आने के बाद ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली थी और थोड़ी देर के बाद वो नॉर्मल रफ्तार पर भागने लगी। नुमान दोबारा उसी पोजीशन में बैठ गया। अब वो बिल्कुल नॉर्मल और किसी भी पेशामदा मुश्किल का मुकाबला करने के लिए तैयार था। धनपत सिंह ने कैलाश होटल के अमित पांडे के मशकूक होने पर भगवान का शुक्र अदा किया कि 2 माह बाद ही सही उसे कोई कारकर्दगी तो अपने अफसराने बाला को दिखाने का मौका मिला। उसके लिए नौकरी में इज्जत बरकरार रखने का सबसे बेहतरीन नुस्खा यही था कि जैसे ही मुमकिन हो अफसराने बाला को अपनी अहमियत का एहसास दिलाता रहे, और यही उसकी कामयाबी का राज भी था। इंस्पेक्टर राधे श्याम को उसने अपने कमरे में बिठा रखा था और उसे ब्रीफिंग दे रहा था। उसने अपनी मामूल की जबान में कहा, खबरदार, मेरी हिदायत के खिलाफ कुछ भी हुआ तो एक एक की खाल खिंचवा दूंगा। राधे श्याम का दिमाग खोल रहा था। ऐन मुमकिन है अगर धनपत सिंह सीबीआई या पुलिस का कोई अफसर होता तो वो अभी हिसाब बराबर कर देता, क्योंकि वो भी जाट था, कोई मामूली पुलिस वाला नहीं था। शहर में उसकी भी इज्जत थी, लेकिन धनपत सिंह रॉ से एटीसी में डेप्यूटेशन पर आया था और रॉ वालों से उमूमन सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग उसी तरह खौफजदा रहा करते थे जैसे माजी में जर्मनी की मुसल्लह अफवाज के मुलाजमीन गस्टापू से डरते थे। उसने एड़ियां बजाकर बज़ाहिर धनपत सिंह को ताज़ीम देते हुए अपना भेजा ठंडा करने की कोशिश की थी। धनपत सिंह ने अपना पिस्तौल होल्स्टर से निकालने के बाद चेक करते हुए दोबारा होल्स्टर में रखते हुए कहा, मैं नहीं चाहता कि होटल में किसी को इस बात की भनक भी पड़े। राधे श्याम ने ताबेदारी दिखाई, बोला, ओके सर। अगला हुक्म मिला, गो अहेड। राधे श्याम ने सामने धरे फोन की हॉटलाइन से जबलपुर में एटीएस की मदद के लिए ब्लैक कैट्स कमांडो के यूनिट कमांडर से राब्ता किया और उसे फौरन अपने जवानों के साथ ऑफिस पहुंचने का हुक्म दिया। 5 मिनट के बाद 2 जीपों पर 10 कमांडोज अपने कमांडर समेत वहां हाजिर थे। धनपत सिंह ने उन्हें अपना ऑपरेशन ब्रीफ किया और अपने पीछे आने की हिदायत की। उनके होटल पहुंचने से पहले पुलिस के जवानों ने होटल को घेरे में ले लिया, लेकिन उन्होंने अहकामात के मुताबिक होटल के नजदीक आने की हिम्मत नहीं की थी। सब इंस्पेक्टर राधे श्याम और ब्लैक कैट्स कमांडोज के साथ जब धनपत सिंह होटल में घुसा तो वहां सनसनी फैल गई। कैलाश होटल जबलपुर का वाहिद 4 स्टार होटल था। उस वक्त यहाँ 2-3 तकरीबात चल रही थी और होटल ग्राहकों से खचाखच भरा हुआ था। कमांडोज लिफ्ट और सीढ़ियों के सामने खड़े हो गए। धनपत सिंह ने काउंटर पर खड़ी खौफजदा लड़की से पूछा, अमित पांडे कितने नंबर कमरे में है? लड़की बौखला गई, सर कौन अमित पांडे? उसकी बजाय राधे श्याम ने जवाब दिया, आज ही होटल में आया है नया गेस्ट। लड़की ने कपकपाते हाथों से अपने सामने धरे कंप्यूटर को अमित पांडे का नाम फीड किया और उन्हें कमरे का नंबर बता दिया। धनपत सिंह ने उसे घूरते हुए कहा, ठीक है, नॉर्मल हो जाओ, खबरदार किसी को कुछ नहीं बताना। धनपत सिंह, राधे श्याम और फोर्स कमांडर लिफ्ट की तरफ लपके, जबकि बाकी कमांडोज को उन्होंने दूसरी मंजिल के कमरा नंबर 220 की निशानदही कर दी थी। कमांडो सीढ़ियों और वो लिफ्ट के जरिए ऊपर पहुंचे और अब सारा जुलूस कमरे के सामने खड़ा था, जिसके बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का कार्ड लटक रहा था। धनपत सिंह ने हाथ में पकड़े पिस्तौल के इशारे से कमांडोस को पोजीशन दिलाई और राधे श्याम को इशारा किया, जिसने दरवाजे पर शरीफाना अंदाज से दस्तक दी। 2-3 मरतबा दस्तक पर दरवाजा न खुला तो उन्होंने गुस्से से उसे घूरना शुरू कर दिया। इस दौरान होटल का मैनेजर परेशान होकर भागता हुआ वहां पहुंच चुका था। धनपत सिंह ने उसे फाड़ खाने वाले लहजे से देखते हुए पूछा, चाबी कहाँ है इसकी? मैनेजर ने कहा, लाता हूं सर, लाता हूं, और खुद भागता हुआ काउंटर की तरफ चला गया। मास्टर की तलाश करने और वापस आने में उसे करीबन 2 मिनट लग गए थे। इस दौरान सारी फोर्स कमरा नंबर 220 के सामने बंदूकें और पिस्तौलें ताने खड़ी रहीं।
कॉरिडोर में मौजूद जिस कमरे का दरवाजा भी खुला, बाहर का मंजर देखकर खौफजदा होते हुए गेस्ट ने फौरन दरवाजा बंद कर लिया। धनपत सिंह ने गालियां देते हुए मैनेजर के हाथ से चाबी छीनते हुए कहा, कहां मर गया था? मैनेजर भी कोई मामूली आदमी नहीं था, उसे गुस्सा आ गया। वो धनपत सिंह को नहीं जानता था, लेकिन उसे इस बात का एहसास था कि जबलपुर का हर बड़ा अफसर उसके सेठ का कारिंदा है। उसने गुस्से से कहा, माइंड योर लैंग्वेज सर। धनपत सिंह ने खूंखार नजरों से उसकी तरफ देखा, बोला, भी तेरा दिमाग ठीक करता हूं साले। धनपत सिंह ने कहते हुए चाबी से ताला खोलने की कोशिश शुरू कर दी। मैनेजर भी तैश में आ गया, लेकिन राधे श्याम जो उसे जानता था और उसके मालिक की हैसियत को पहचानता था, उसे बाजू से पकड़कर दूसरी तरफ ले गया। उसने मिन्नत समाजत करके मैनेजर को वहां से भगा दिया। धनपत सिंह ने चाबी को मुख्तलिफ अंदाज से घुमाया, लेकिन खुदा जाने फरार होने से पहले नुमान ने ताले में क्या गड़बड़ कर दी थी कि उसने खुलने से ही इनकार कर दिया। धनपत सिंह ने तंग आकर गालियां देनी शुरू कर दी। डैम इट! उसके इशारे पर 2 कमांडोज ने कंधे मारकर दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन मजबूत लकड़ी से बने दरवाजे पर कोई असर न हुआ। धनपत सिंह ने एक कमांडो की गन से कुछ फासले पर खड़े होकर दरवाजे के ताले पर 8-10 गोलियां बरसाकर अपना गुस्सा ठंडा किया, तो बाकी कमरों से खौफजदा मुसाफिरों की चीखें बुलंद होने लगी। दरवाजा खुल गया। धनपत सिंह और मुसल्ला कमांडोज जब हालत जंग के अंदाज में अपने हथियार लहराते हुए अंदर गए तो खाली बिस्तर उनका मुंह चिढ़ाने लगा। कमरे की खिड़कियां बंद थीं, बाथरूम खाली था। समझ में नहीं आ रही थी कि उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया। इस बात की यकीन दहानी हासिल करने के बाद ही वो ऊपर आए थे कि अमित पांडे अपने कमरा नंबर 220 में मौजूद है। कहां गया? कहां गया? गुस्से से चीखते हुए धनपत सिंह ने राधे श्याम की तरफ देखकर इस तरह दरियाफ्त किया जैसे उसे फरार करवाने का वही जिम्मेदार हो। राधे श्याम ने जान बचाने के लिए कहा, होटल में ही होगा सर, कहां जा सकता है इतनी जल्दी? धनपत सिंह ने जुनूनी अंदाज से चीखते हुए कहा, बेवकूफो, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? ढूंढो उसे, पकड़ो। राधे श्याम और उसके ताकुब में कमांडोज वापस होटल के ग्राउंड फ्लोर की तरफ भागे, जबकि धनपत सिंह ने अपने साथ मौजूद कमांडो को कमरे के बाहर पहरा देने और किसी को अंदर न दाखिल होने देना के अहकामात देते हुए नीचे जाना चाहा। कमरे से बाहर निकलते ही उसका सामना घबराए हुए उन मेहमानों से हुआ जो उस मंजिल के दूसरे कमरों से निकलकर बाहर आ गए थे। क्या बात है? क्या हुआ? क्या कर रहे हैं आप लोग? ए मिस्टर, क्या मामला है? मुख्तलिफ आवाजों ने उसे घेर लिया। धनपत सिंह ने यह कहकर अपनी जान छुड़ाई, कुछ नहीं, सब नॉर्मल है। शराब के नशे में धुत एक सिख ने जो सिर्फ कच्छा और बनियान पहने वहां आ गया था, लड़खड़ाती आवाज में कहा, साले सब नॉर्मल है तो गोलियां तेरे बाप ने चलाई? धनपत सिंह ने गुस्से से खोलते हुए उसे गाली दी, तेरी तो। जवाब में सिख के मुंह से मुगल्लजात का तूफान उबल पड़ा। धनपत सिंह का भेजा घूम गया। उसने सिख पर हमला किया तो जवाब में सिख ने उसके मुंह पर घूंसा मार दिया। धनपत सिंह ने गुस्से से बेकाबू होकर पिस्तौल उसकी तरफ सीधा कर लिया। इससे पहले कि सरदार कोई अगला कदम उठाए, 2-3 कमांडोज उसकी मदद के लिए वहां पहुंच गए। धनपत सिंह ने गालियां देते हुए सिख को पकड़कर नीचे लाने का हुक्म दिया। कमांडोज ने उसे काबू कर लिया और धनपत सिंह उसे घसीटते हुए लिफ्ट की तरफ ले गया। अपना गुस्सा नॉर्मल करने के लिए वो लिफ्ट तक उसे ठोकर मारते और गालियां बकते हुए ले जा रहे थे, जबकि कॉरिडोर में खड़े बाकी कमरों के मकीन उसे बुरा भला कह रहे थे। ग्राउंड फ्लोर पर शादी की कोई तकरीब चल रही थी। जैसे ही वहां कमांडोज पहुंचे, लोगों में खलबली मच गई। एक तूफान बदतमीजी हर तरफ दिखाई दे रहा था। लोग खौफ और घबराहट से मुख्तलिफ कोनों खुदरों की तरफ भाग रहे थे। कमांडोज भागते हुए लोगों को पकड़ने और होटल इंतजामिया के सामने लाकर पूछने लगे कि अमित पांडे यहाँ तो नहीं। ये तूफान बदतमीजी काफी देर बरपा रहा, जिसके बाद बिलाखिर धनपत सिंह होटल के 3-4 मुलाजिमीन और शराबी सिख को गाड़ी में बिठाकर अपने हेडक्वार्टर ले आया।